नमस्कार मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों और साथियों। बहुत दिन हो गए कुछ टॉपिक पढ़ाया नहीं, तो आज हम पॉलिटिकल साइंस, जो मुख्य पॉलिटिकल साइंस है उसमें इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध का एक टॉपिक लेंगे। ईयू, यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन संघ क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। इससे नेट, जेआरएफ, सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, फर्स्ट ग्रेड सभी एग्जाम में इससे प्रश्न आता, तो मैं पूरे लेवल से आपको करवाने की कोशिश करूंगा और कम समय में आसान भाषा में आपको समझाने की विथ नोट्स कोशिश करूंगा। तो हम पढ़ेंगे आज ईयू, यूरोपियन यूनियन। ईयू क्या है? यूरोपियन संघ, या इसे बोलते हैं ईयू, यूरोपियन यूनियन। ईयू क्या है? एक क्षेत्रीय राजनीतिक व आर्थिक संगठन है। ये क्षेत्र विशेष, यानी केवल यूरोप महाद्वीप के अंदर है। इसमें यूरोप के देश शामिल हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि भारत कहे कि मैं शामिल होना चाहता हूं, शामिल नहीं हो सकता। पहली बात तो ये ईयू, ठीक है। यह उत्तर सहयोग का एक अंतर सरकारी संगठन है। किसका है? उत्तर सहयोग, यानी उत्तर वाले देश है इसमें, यूरोप वाले, उनका एक अंतर सरकारी संगठन है, यानी सरकार के रूप में एक काम करता है, एक देश के रूप में काम करता है। इसे बोलते हैं इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ईयू राष्ट्रोपरि संगठन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार आपसे लाइनों में प्रश्न पूछ सकते हैं। ईयू राष्ट्रोपरि संगठन है, राष्ट्र से ऊपर है। क्या है ये? सुपर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। कैसी है? सुपर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ईयू। कैसे, मतलब समझते हैं बात को। जैसे ईयू के अंदर वर्तमान में 27 देश है। कितने देश हैं? 27 देश हैं। तो 27 देश, उस राष्ट्र से ऊपर कोई भी कानून अगर ईयू बनाएगा, तो जो जैसे कोई देश है, मानेगी फ्रांस है, मानेगी जर्मनी है, अगर वो कह दे उसे नहीं मानूंगा, ऐसा नहीं हो सकता, उसे मानने के लिए वो बाध्य है, ठीक है। तो ईयू राष्ट्रोपरि संगठन है, ठीक है। इसका मोटो क्या है? इसका मोटो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी विविधता में एकता। इतने सारे देश हैं यूरोप के, लेकिन सभी विविधता में क्या है? उनमें एकता है, ठीक है। अब इसके थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे। वैसे नहीं पूछेंगे आपसे, लेकिन बात करेंगे। विंस्टन चर्चिल, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है ना। चर्चिल का स्वप्न था कि संयुक्त राष्ट्र यूरोप हो। क्या हो? संयुक्त राष्ट्र यूरोप हो। जैसे यूएनओ है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, वैसे क्या हो? संयुक्त राष्ट्र यूरोप हो। हालांकि चर्चिल का सपना उस समय पूरा नहीं हुआ, लेकिन बाद में काफी जाकर ये सपना पूरा हुआ था। अब थोड़ा आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये ईयू की स्थापना क्यों हुई? जब हम पढ़ते हैं प्रथम विश्व युद्ध या द्वितीय विश्व युद्ध, तो उसमें सर्वाधिक नुकसान कौन से महाद्वीप को हुआ था? तो यूरोप महाद्वीप को। यूरोप महाद्वीप के अंदर ही प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत मानी जाती है। तो इसलिए अगर यूरोप के देश आपस में लड़ते थे, जैसे जर्मनी और फ्रांस हो गया, दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे बहुत भारी, सांप और नेवली तरह दोनों की लड़ाई होती थी, जर्मनी और फ्रांस की। तो यूरोप के वासियों ने सोचा 1950 के दशक में, 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ, उस दशक में सोचा कि अगर ऐसे लड़ते रहे तो फिर यूरोप का विकास कैसे होगा, ठीक है। अमेरिका ने 1950 में मार्शल प्लान भी चलाया था, कभी बताऊंगा मैं आपको। तो उस आधार पे कि यूरोप के देश आपस में लड़े नहीं, इनमें यूनिटी हो जाए, एकता हो जाए, तो इसलिए किसका गठन किया गया? यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन संघ का, ईयू का गठन किया गया, ठीक है। तो किसका सपना था ये? विंस्टन चर्चिल का स्वप्न था कि संयुक्त राष्ट्र संघ की तरह क्या हो? संयुक्त राष्ट्र यूरोप भी एक हो, ठीक है। ईयू, अब ईयू के बारे में बात करेंगे। ईयू का मुख्यालय कहां है? तो यह है ब्रुसेल्स, बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। कहां पे है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम के अंदर है। ब्रुसेल्स के अंदर ईयू, यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय है, ठीक है। सदस्य राष्ट्र कितने कितने सदस्य देश है इसमें? तो वर्तमान में इसमें 27 सदस्य देश हैं, 27 राष्ट्र हैं। ईयू के अंदर वर्तमान में 27 राष्ट्र हैं। ब्रेक्जिट, यानी ब्रिटेन का एग्जिट हो गया 2020 के अंदर, ब्रिटेन ईयू से बाहर निकल गया, तो वर्तमान के अंदर 27 देश हैं। ब्रेक्जिट क्यों हुआ, क्या हुआ, उसके बारे में लास्ट में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ब्रिटेन एग्जिट क्या बोलते हैं? ब्रेक्जिट 2020 के अंदर ब्रिटेन ईयू से बाहर हो गया था, ठीक है। अब देखिए, ब्रिटेन एकमात्र ऐसा देश है जिसने सदस्यता छोड़ी है ईयू की। ब्रिटेन एकमात्र देश है जिसने ईयू की सदस्यता छोड़ी है। विशेष लगा आपको लिखना, ईयू के सदस्य नहीं है कुछ ऐसे देश जो अच्छे देश है, लेकिन ईयू के सदस्य नहीं है। कौन कौन से? स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और तुर्की। स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और तुर्की। तुर्की कोई अलग मैटर है, क्योंकि तुर्की लोकतांत्रिक संगठन का समर्थन नहीं करता, इसलिए ऊपर। लेकिन स्विट्जरलैंड, नॉर्वे अच्छे देश है, लेकिन फिर भी इन्होंने ईयू की सदस्यता स्वेच्छा से अपने ग्रहण नहीं की। तो स्विट्जरलैंड और नॉर्वे और तुर्की जो ईयू के मेंबर नहीं है, ईयू के सदस्य नहीं है, ओके। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ईयू का, यूरोपियन यूनियन, मैंने कहा ना एक देश की तरह कार्य करता है ना। जैसे माना कि भारत और ईयू में कोई रिलेशन हो रहा है, तो ईयू में पूरा ईयू आ जाएगा उसमें ना। और माना कि भारत किसी देश से नहीं बन रही, माना कि इमेजिन करो जर्मनी से भारत का कोई बेर हो गया, तो फिर जो ईयू लागू करेगा वो पूरे सभी देशों पर लागू होगा, है ना। तो जर्मनी से बेस हुई, इसका मतलब अपनी ईयू से बेस हो गई, ईयू से अपनी रिलेशन खराब हो गई, ठीक है। तो ईयू पूरा एक देश की तरह कार्य करता है, ठीक है। अब बात करें ईयू। ईयू का एक झंडा है, क्या है? पूरे ईयू का एक झंडा है, एक गीत है, एक स्थापना दिवस है 9 मई, है ना। अपनी संसद है खुद की, मुद्रा है और केंद्रीय बैंक है, लेकिन संविधान नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ईयू का कोई भी अपना एक संविधान नहीं है, जबकि ईयू का एक झंडा है, एक गीत है, एक स्थापना दिवस है, अपनी खुद की संसद है, मुद्रा है, केंद्रीय बैंक है, लेकिन अपना संविधान
नहीं है और इन देशों की साझा रक्षा व विदेश नीति है। ईयू के सभी देशों की एक ही सुरक्षा नीति है, रक्षा नीति है और विदेश नीति भी है। ठीक है, इनका पृथक वैधानिक व्यक्तित्व है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ईयू का एक पृथक वैधानिक व्यक्तित्व, यानी यह एक देश की तरह व्यवहार करता है। मैंने कहा ना, भारत के साथ कोई संबंध बनाएगा कोई भी देश तो यूरोप का देश ईयू का, तो ईयू पूरा एक आएगा उसके अंदर, ऐसा नहीं कोई अलग देश आ रहा है। ईयू पूरे एक देश की तरह कार्य करता है। ठीक है, जैसे भारत हो गया, जर्मनी हो गया, जापान हो गया, है ना, जैसे माने भारत, अमेरिका, रूस हो गया, वैसे ईयू भी एक देश की तरह कार्य करेगा। ठीक है, तो ईयू यह एक देश की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, ओके। अब हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण शब्दावली। ईयू से संबंधित बहुत सारी शब्दावलियां पूछते हैं, बहुत बार पूछा गया कि ये किससे संबंधित है, इसका अर्थ क्या होता है, तो मैं आपको करूंगा वे। ठीक है, तो पहले शब्दावली हम करेंगे एकत्रित संप्रभुता। एकत्रित संप्रभुता, पूल्ड सोवरनिटी, पूल्ड सोवरनिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एकत्रित संप्रभुता यानी पूल्ड सोवरनिटी, पूल्ड सोवरनिटी। देखिए, इस शब्दावली का प्रयोग किसके संदर्भ में करते हैं, ईयू के संदर्भ में किया जाता है। पूल्ड सोवरनिटी, एकत्रित संप्रभुता शब्दावली का प्रयोग ईयू के संदर्भ में किया जाता है। इसका अर्थ क्या होता है, इसका तात्पर्य है कि 27 सदस्य देशों ने अपनी संप्रभुता एकत्रित कर रखी, यानी 27 देश की संप्रभुता एक है, कोई एक कहेगा तो दूसरे को भी माननी पड़ेगी। ईयू ने अगर कह दिया तो माने कि दो देशों की नहीं बन रही, लेकिन उनको मानने के लिए वो बाध्य है। तो एकत्रित संप्रभुता, पूरे देश की तरह कार्य करता है ईयू, एकत्रित संप्रभुता। रिविजन करेंगे, देखिए, यूरोपियन संघ, ईयू, यूरोपियन यूनियन। ठीक है, ईयू एक क्षेत्रीय राजनीतिक व आर्थिक संगठन है। यह उत्तर उत्तर सहयोग का एक अंतर सरकारी संगठन है, अंतर सरकारी। ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ईयू राष्ट्रोपरि संगठन है, राष्ट्र से ऊपर है। ठीक है, कोई भी देश इसका विरोध नहीं कर सकता, ईयू वाले देश, ईयू मेंबर, ईयू के 27 देश इसका समर्थन करेंगे। तो ईयू एक राष्ट्रोपरि संगठन है, यानी सुपर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मोटो क्या है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी विविधता में एकता, विविधता में एकता। विंस्टन चर्चिल का स्वप्न था कि संयुक्त राष्ट्र यूरोप हो, क्या हो, संयुक्त राष्ट्र यूरोप हो। किसके मन की उपस्थिति, किसका स्वप्न था, विंस्टन चर्चिल, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का। ठीक है, ईयू का मुख्यालय कहां, ब्रुसेल्स, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स के अंदर है। इस ईयू में सदस्य राष्ट्र कितने हैं, 27 हैं। ब्रिटेन के बाहर जाने के बाद, ब्रेक्जिट होने के बाद, ब्रेक्जिट के बाद कितने देश हैं, 27 देश ईयू में वर्तमान में हैं। ब्रिटेन एकमात्र देश है जिसने सदस्यता छोड़ी है, और लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जो ईयू के सदस्य नहीं है, अच्छे देश है, जैसे स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और तुर्की। स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और तुर्की। ओके, ईयू का एक झंडा है, एक गीत है, एक स्थापना दिवस है, अपनी खुद की संसद है, मुद्रा व केंद्रीय बैंक है, लेकिन खुद का संविधान नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा गया कि ईयू का खुद का संविधान नहीं है। इन देशों की साझा रक्षा व विदेश नीति है, एक ही है। ठीक है, इनका पृथक वैधानिक व्यक्तित्व है, यानी एक देश की तरह व्यवहार करता है। ईयू आएगा तो ईयू पूरे सभी देशों का प्रतिनिधित्व ईयू करेगा। ठीक है, एक देश की तरह व्यवहार करता है। महत्वपूर्ण शब्दावली हम पढ़ेंगे। पहली शब्दावली है एकत्रित संप्रभुता, पूल्ड सोवरनिटी, पूल्ड सोवरनिटी। इस शब्दावली का प्रयोग ईयू के संदर्भ में करते हैं। इसका तात्पर्य है कि 27 सदस्य देशों ने अपनी संप्रभुता एकत्रित कर रखी, 27 सदस्य देश अपने आप में यूनिटी के साथ कार्य करते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लिए, आगे हम ईयू के बारे में शब्दावलियां पढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे तो देखिए, अगली शब्दावली है, दूसरी शब्दावली लोकतांत्रिक घाटा, डेमोक्रेटिक डेफिसिट। क्या है शब्दावली, लोकतांत्रिक घाटा यानी डेमोक्रेटिक डेफिसिट। अब लोकतंत्र का घाटा कैसे हो रहा है, लोकतांत्रिक घाटा कैसे हो रहा है, समझिए। देखो, इस शब्दावली के संबंध भी किससे, ईयू से, यूरोपियन यूनियन से है। एकत्रित संप्रभुता की वजह से सदस्य देशों की राजनीतिक संस्थाएं जैसे संसद, कार्यपालिका कमजोर होती है तथा नागरिकों की अपनी संस्थाओं पर पकड़ कमजोर होती है, क्योंकि इन संस्थाओं को नागरिकों के बजाय ईयू की शर्तें माननी होती हैं। ध्यान समझना, लोकतांत्रिक घाटा, डेमोक्रेटिक डेफिसिट क्या है कि जैसे माने कोई जर्मनी देश है, फ्रांस देश है, वहां के नागरिक सरकार चुनते हैं, संसद कार्यपालिका में अपने प्रतिनिधि चुनकर भेजते हैं, और ईयू ने कोई नियम निकाला कि जैसे ये यूरोजोन में ज्यादा प्रयोग नहीं कर सकते, इतना घाटा खर्चा आपको करना है, इतना खर्चा आपको कम करना है, यूरो को अपने समान रूप से लागू करना है, आपको इस योजना लागू नहीं करनी है, तो बाध्य है ईयू की बात मानने के लिए। माना है कोई देश जैसे जर्मनी, फ्रांस के कोई राष्ट्राध्यक्ष, शासनाध्यक्ष उस बात को माना नहीं चाह रहे हो, लेकिन वो फिर भी ईयू के सदस्य होने के कारण ईयू की बात मानने के लिए बाध्य है। इस प्रकार से क्या है, लोकतंत्र घाटा। क्योंकि लोकतंत्र क्या होता है कि अपने चुने गए प्रतिनिधि जनता की सेवा करेंगे, लेकिन जनता के प्रतिनिधि ईयू की बात मानने के लिए क्या हो रहे हैं, बाध्य हो रहे हैं, यानी इससे लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, यानी लोकतंत्र का क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है। लोकतंत्र क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है। तो लोकतांत्रिक घाटा, डेमोक्रेटिक डेफिसिट क्या होता है कि शब्दावली संबंध भी ईयू से है। एकत्रित संप्रभुता की वजह से सदस्य देशों की राजनीतिक संस्थाएं जैसे संसद, कार्यपालिका कमजोर होती हैं तथा नागरिकों की अपनी संस्थाओं पर पकड़ कमजोर होती है, क्योंकि इन संस्थाओं को नागरिकों के बजाय किसकी शर्तें माननी पड़ती है, ईयू की शर्तें मानने के लिए बाध्य हो सकते हैं, यानी अपनी मनमर्जी नहीं कर सकते।
अगर ईयू ने कोई कानून बना दिया कि ये काम आपको करना है, तो ईयू के सदस्य देशों को वो काम करना ही पड़ेगा, चाहे उन्हें पसंद हो या नहीं हो, काम उन्हें करना ही पड़ेगा। ओके, ठीक है। अगली शब्दावली तीसरी, यूरो जोन। तीसरी शब्दावली है यूरो जोन। यूरो मुद्रा अपनाने वाले देश क्या किसके अंदर आते हैं? यूरो जोन के अंदर आते हैं। जैसे भारत की मुद्रा क्या? रुपया, अमेरिका की डॉलर, वैसे यूरोपियन यूनियन की मुद्रा क्या? यूरो मुद्रा। तो यूरो मुद्रा अपनाने वाले देश किसमें आते हैं? यूरो जोन के अंदर आते हैं। यूरो जोन किससे संबंधित है? ईयू की शब्दावली है। ओके, तो यूरो जोन, यूरो मुद्रा अपनाने वाले देश यूरो जोन के तहत आते हैं। यूरो जोन की स्थापना 1999 1999 में यूरो जोन की स्थापना हुई तथा 2002 में इससे पूर्णतया लागू हुआ। यानी पहले ट्रायल किया गया, 1999 की ट्रायल कर देते हैं, यूरो जोन लागू हो पाता है या नहीं हो पाता, सक्सेसफुल होता है या नहीं होता। हो गया सक्सेस, तो 1999 में ट्रायल हुआ, शुरुआत हुई 1999 में, और 2002 में ये पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया यूरो जोन। ठीक है। वर्तमान में यूरोजोन में कितने देश आते हैं? तो 20 सदस्य देश है। कितने देश हैं? 20 देश है। 20वां देश बना था इसमें क्रोएशिया। क्या बना था? क्रोएशिया। पहले 19 थे, 19वां में था लिथुआनिया, 19वां था लिथुआनिया, अब 20 हो गए, तो 20वां देश है इसमें क्रोएशिया। ठीक है। लेकिन अपने कुल देश देश कितने? 27 है। तो कितने देश नहीं मानते यूरोजोन? किसने नहीं अपना रखी? 7 देशों ने। 27 माइनस 20, 7 देश। तो अगली लाइन यही है कि यूरो मुद्रा नहीं अपनाने वाले देश कितने? 7। 7 कैसे? कुल सदस्य देश कितने? 27, 20 ने अपना रखी है, तो बचे कितने? 7। यानी यूरो मुद्रा नहीं अपनाने वाले देश कितने? 7। ठीक है। मुख्य देश जो यूरो मुद्रा नहीं अपनाते, अच्छे देश है, वो है स्वीडन व डेनमार्क। स्वीडन व डेनमार्क देशों ने यूरो मुद्रा नहीं अपना रखी, स्वीडन व डेनमार्क के। ठीक है। नोट रखा आप लिखना, 4 देश ऐसे भी हैं जो ईयू के सदस्य नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने यूरो मुद्रा अपना रखी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि 4 सदस्य देश ऐसे यूरोप के जो ईयू के सदस्य नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने यूरोप की मुद्रा यानी यूरो मुद्रा अपना रखी है। कौन कौन से? वेंटिगन सिटी, सेंट मेरिनो, मोनाको और एंडोरा। वेंटिगन सिटी, सेंट मेरिनो, मोनाको और एंडोरा। वेंटिगन सिटी, सेंट मेरिनो, मोनाको और एंडोरा। तो वेंटिगन सिटी, सेंट मेरिनो, वेंटिगन सिटी, सेंट मेरिनो, मोनाको और एंडोरा। वेंटिगन सिटी, सेंट मेरिनो, मोनाको और एंडोरा 4 देश ऐसे हैं जो ईयू के सदस्य नहीं है, फिर भी इन्होंने यूरो मुद्रा अपना रखी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। अगली शब्दावली चौथी, यूरोजोन संकट, जिसे हम बोलते हैं पिक्स। क्या बोलते हैं? पिक्स, PIIGS। पिक्स यानी सूर वाला पिक्स नहीं, पिक्स। P यानी पुर्तगाल, I यानी इटली, I यानी आयरलैंड, G यानी ग्रीस और S यानी स्पेन। तो यूरोजोन संकट क्या है? पिक्स यानी P पुर्तगाल, I इटली, I आयरलैंड, G ग्रीस और S स्पेन। यानी यूरोप में आर्थिक मंदी आई थी, तो आर्थिक मंदी के 5 देश मुख्यतः जो शिकार हुए थे यूरोप की आर्थिक मंदी के, ईयू के सदस्य देश। तो कौन से थे वो? पिक्स। इसे बोलते पिक्स यानी यूरोजोन संकट। यूरो मुद्रा में कमी आ गई थी उस समय, तो पिक्स यानी P पुर्तगाल, I इटली, I आयरलैंड, G ग्रीस और S स्पेन। पिक्स में 5 देश आते हैं। ठीक है। अगला 5वीं शब्दावली, सांगेन वीजा। वीजा क्या है? देखिए 1985 की सांगेन संधि के तहत ईयू के नागरिक सभी सदस्य देशों यानी 27 देशों के अंदर सभी सदस्य देशों में बिना पासपोर्ट के स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं। बार बार उन्हें वीजा अलग से नहीं बनाना पड़ेगा। ठीक है। एक बार ईयू के सदस्य ने किसी ने वीजा बना लिया, फिर जर्मनी घूमो, फ्रांस घूमो, इन देशों में 27 ईयू के सदस्य देशों में कहीं भी वो घूम सकता है। बार बार उसे वीजा बनाने के पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। कब लागू हुआ? 1995 से सांगेन वीजा लागू है। 1995, 1995 से सांगेन वीजा लागू है। ठीक है। अगली शब्दावली छठी, स्विंग 16। स्विंग 16, स्विंग क्या होती है? एक से घुमाओ, एकदम से घुमाओ, स्विंग। स्विंग यानी 1950 के दशक में तो वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ था। 1945 में यूरोप में बहुत आर्थिक मंदी थी। 1950 में अमेरिकन मार्शल प्लान भी चलाया था, मार्शल प्लान चलाया था। तो 1960 के दशक में यूरोप ने बहुत तेजी से प्रगति की, यानी स्विंग कर लिया। पहले वैसा था, फिर वो ऊपर आ गया, यानी स्विंग करके वो आगे प्रगति कर ली। हम क्या बोलते हैं? स्विंग 16। यानी 1960 के दशक में ईयू के देशों का आर्थिक रूप से समृद्ध होना, सक्षम होना, आगे बढ़ना, यह क्या कहलाता है? स्विंग 16। ठीक है। 60 यानी 60 के दशक में 16 यानी, तो स्विंग 16 यानी 1960 के दशक में ईयू के देशों का आर्थिक रूप से समृद्ध होना। रिपीट करेंगे शब्दावली। देखिए दूसरी शब्दावली, लोकतांत्रिक घाटा, डेमोक्रेटिक डेफिसिट। इस शब्दावली का संबंध भी ईयू से एकत्रित संप्रभुता की वजह से सदस्य देशों की राजनीतिक संस्थाएं जैसे संसद, कार्यपालिका कमजोर होती है तथा नागरिकों की अपनी संस्थाओं पर पकड़ कमजोर होती है, क्योंकि इन संस्थाओं को नागरिकों के बजाय किसकी बात मानने के लिए बाध्य है? ईयू की बात मानने के लिए बाध्य है। ईयू जो कहेगा वो उन्हें करना पड़ेगा, इसलिए लोकतंत्र का क्या होता है? घाटा होता है, लोकतंत्र कमजोर होता है। ठीक है। अगली शब्दावली तीसरी, यूरोजोन। यूरो मुद्रा अपनाने वाले देश यूरोजोन के तहत आते हैं। यूरोजोन की स्थापना 1999 में हुई और 2002 से पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। वर्तमान कितने देश है यूरोजोन के अंदर? 20 देश है। 20वां देश कौन सा बना? क्रोएशिया। 19वां था लिथुआनिया, 20वां है क्रोएशिया। ठीक है। यूरो मुद्रा नहीं अपनाने वाले देश 27 में से 20 निकालो, कितने बचे? 7 देश। मुख्य देश कौन से जो यूरोजोन नहीं अपना रखी? स्वीडन व डेनमार्क, स्वीडन व डेनमार्क। नोट, 4 देश ऐसे जो ईयू के सदस्य नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने यूरो मुद्रा अपना रखी है। कौन से? वेंटिगन सिटी, सेंट मेरिनो,
मोनाको और एंडोरा। वेटिकन सिटी, सेंट मेरिनो, मोनाको और एंडोरा। वेटिकन सिटी, सेंट मेरिनो, मोनाको और एंडोरा। ओके। चौथी शब्दावली यूरोजोन संकट, यानी बोलते पिक्स, पिक्स यानी सुअर नहीं, पी यानी पुर्तगाल, आई यानी इटली, आई यानी आयरलैंड, जी यानी ग्रीस और एस यानी स्पेस। 5 देशों में यूरोप में आर्थिक मंदी आई थी। पिक्स, पुर्तगाल, इटली, आयरलैंड, ग्रीस और स्पेन। ठीक है। 5वीं शब्दावली सांगेन वीजा, 1985 की सांगेन संधि के तहत ईयू के नागरिक सभी सदस्य देशों में बिना पासपोर्ट के घूम सकते हैं। ठीक है, लागू कब हुआ? 1995 के अंदर। ठीक है। और स्विंग 16, स्विंग यानी एकदम से बदलाव, घुमावदार। 1960 के दशक में ईयू के देशों का आर्थिक रूप से समृद्ध होना क्या कहलाता है? स्विंग 16। कितनी शब्दावली होगी? 6। 7वीं शब्दावली पढ़ेंगे हम कोपेनहेगन मानदंड, जो पूछा गया है। फिर इसके उद्भव और निर्माण, इसके बारे में बात करेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ईयू के इतिहास के बारे में बात करेंगे। ईयू का उद्गम कैसे हुआ, उसका निर्माण कैसे हुआ, तो बात करेंगे। देखिए, 7वीं शब्दावली पहले कोपेनहेगन मानदंड। 7वीं शब्दावली कोपेनहेगन मानदंड 1993। ईयू की सदस्यता प्राप्ति के मानदंड है कि ईयू का कोई सदस्य बनना चाहिए तो वो कौन सी शर्तों को पूरी करना चाहिए, तो किन शर्तों को पूरी करना चाहिए? 3 शर्तें हैं। पहली शर्त, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली हो, उस देश के अंदर क्या हो? लोकतांत्रिक शासन प्रणाली हो। दूसरी शर्त है मानवाधिकारों का बेहतर रिकॉर्ड हो, यानी मानवाधिकारों को बेहतर रिकॉर्ड हो, वहां पे मानवाधिकारों अच्छा इतिहास रहा हो, मानव के अधिकारों की वो व्याख्या अच्छे से करते हो। ठीक है। तीसरी बात है बेहतर राजकोषीय प्रबंधन हो, यानी राजकोष की ऐसी व्यवस्था हो। अब तुर्की को ईयू सदस्य क्यों नहीं बनाया? तुर्की ने बहुत बार एप्लीकेशन दी मुझे ईयू का सदस्य बनाओ, लेकिन तुर्की को नहीं बना रहे। क्यों? क्योंकि तुर्की के अंदर लोकतांत्रिक शासन प्रणाली अच्छी नहीं है। तुर्की के अंदर लोकतांत्रिक शासन प्रणाली कोई अच्छी नहीं है, इसलिए तुर्की नहीं बना रहे। ठीक है भाई। स्विट्जरलैंड, नॉर्वे अपनी इच्छा से नहीं बन रहे। ठीक है। तो कोपेनहेगन मानदंड 1993 में ये प्रश्न पूछा गया है। ईयू की सदस्यता प्राप्ति के मानदंड है, पहला है लोकतांत्रिक शासन प्रणाली हो, दूसरा मानवाधिकारों का बेहतर रिकॉर्ड हो, और तीसरा हो बेहतर राजकोषीय प्रबंधन हो। लेकिन कोई देश इन तीनों शर्तों पूरा करता है, जैसे भारत करता है, लेकिन भारत को ईयू सदस्य नहीं बना सकते, क्योंकि ईयू के अंदर केवल यूरोप महाद्वीप के देश ही आ सकते हैं, बाहर के देश इसमें नहीं शामिल नहीं हो सकते हैं, केवल यूरोप महाद्वीप के। ठीक है। अब हम बात करेंगे ईयू का उद्भव तथा निर्माण। ईयू का इतिहास पढ़ेंगे, ईयू का निर्माण किन किन चरणों से होकर कौन सी संधियों के द्वारा हुआ। तो ईयू का उद्भव तथा निर्माण, पहली संधि देखिए बेनिलक्स, बीई से बेल्जियम, एनआई से नीदरलैंड और एलयूएक्स से लग्जमबर्ग, यानी 1944 बेनिलक्स सम्मेलन होता 1944, बेनिलक्स 1944। बीई से बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग 3 देशों की संधियां यहाँ पे हुई थी, 3 देश यहाँ पे मिले थे। ठीक है। दूसरी हुई थी संधि इसमें यूरोपीय कोयला तथा स्टील समुदाय 1951, जिसे हम बोलते हैं पेरिस संधि। यूरोपीय कोयला व स्टील समुदाय 1951, जिसे हम बोलते हैं पेरिस संधि। इसमें बेनिलक्स यानी बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग तो थे, प्लस 3 देश और जुड़े थे, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी और इटली। फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी और इटली, यानी कुल कितने देश हो गए? 6 देश हो गए। फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, इटली और बेनिलक्स, यानी कुल कितने देश हो गए? 6 देश हो गए। यूरोपीय कोयला तथा स्टील समुदाय के अंदर 1951 पेरिस संधि के तहत बेनिलक्स प्लस 3 देश, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी और इटली, यानी टोटल 6 देश हो गए। ठीक है। तीसरी संधि हुई थी अगली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार यही पूछी जाती है, मेन ईयू इससे बना है, यूरोपीय आर्थिक समुदाय, ईईसी, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, ईईसी क्या? ईईसी, ईयू का पुराना नाम क्या? पहले का नाम ईईसी, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। ठीक है। तो यूरोपीय आर्थिक समुदाय ईईसी, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, मार्च 1957 में इसकी संधि हुई थी, शुरुआत हुई थी, और इससे वास्तविक शुरुआत ईयू की माना जाता है। यूरोपीय आर्थिक समुदाय ईईसी, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, मार्च 1957 में हुई थी संधि ये, इसे ईयू की वास्तविक शुरुआत माना जाता है। उपयुक्त 6 देश, उपयुक्त देश कौन से? 3 तो ये बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग और फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, इटली। उपयुक्त 6 देशों द्वारा रोम, कहां पर? फ्रांस, इटली की राजधानी रोम के कैपिटल हॉल में संधि हुई थी। कहां पे हुई थी? रोम के कैपिटल हॉल में यूरोपीय आर्थिक समुदाय ईईसी की संधि हुई थी। ये 6 फाउंडर मेंबर्स थे, कौन से? ईयू के 6 फाउंडर मेंबर्स है 6। इन्हें क्या बोलते हैं? इनर 6, ये शब्दावली पूछ सकते हैं, क्या बोलते हैं इन्हें? इनर 6 कहलाते हैं। इस संधि से एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय आर्थिक संगठन की शुरुआत हुई, जो आगे चलकर ईयू बना। यूरोपीय आर्थिक समुदाय ईईसी संधि है ना, इस संधि से एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय आर्थिक संगठन की शुरुआत हुई, जो आगे चलकर क्या बना? ईयू बना। ठीक है। 1973 में ब्रिटेन, डेनमार्क तथा आयरलैंड ईईसी के सदस्य बने। 1973 में ब्रिटेन, डेनमार्क तथा आयरलैंड ईईसी के सदस्य बने। ठीक है। अब नोट लगा, वो चीज लिखनी, इससे मिलती जुलती शब्दावली है। यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन, ये तो है यूरोपीय आर्थिक समुदाय, और यह है यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन। ये अलग है, क्या है ये? 1948 में
मार्शल प्लान के तहत बना था। मार्शल प्लान अमेरिका ने मदद की थी यूरोप के देशों की, है ना, तो उसके तहत बना था यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन। रिपीट करते हैं शब्दावली। कोपेनहेगन मानदंड 1993। ईयू की सदस्यता प्राप्ति के 3 मानदंड। पहला, अच्छा लोकतंत्र हो। दूसरा, मानवाधिकारों का अच्छा रिकॉर्ड हो। तीसरा, बेहतर रोजगार राजकोषीय प्रबंधन हो। ठीक है, फिर ईयू का उद्भव निर्माण पढ़ेंगे। पहली संधि हुई थी बेनिलक्स 1944, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। ठीक है, दूसरी है यूरोपीय कोयला तथा स्टील समुदाय 1951, पेरिस संधि से बोलते हैं। इसमें बेनिलक्स प्लस 3 देश और जुड़े थे, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी और इटली, यानी 6 देश हो गए। ठीक है, तीसरी है यूरोपीय आर्थिक समुदाय ईईसी, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, मार्च 1957। वास्तविक शुरुआत इससे मानी जाती है। उपयुक्त 6 देशों द्वारा रोम, यानी इटली की राजधानी रोम के अंदर कैपिटल हॉल में संधि हुई थी ईईसी की। ये 6 फाउंडर मेंबर्स इनर 6 कहलाते। क्या कहलाते हैं? इनर 6 कहलाते हैं। इस संधि से एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय आर्थिक संगठन की शुरुआत हुई जो आगे चलकर ईयू बना। 1973 में ब्रिटेन, डेनमार्क तथा आयरलैंड ईईसी के सदस्य बने। नोट लगा आप लिखना, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन। ये अलग है, ये 1949 में मार्शल प्लान के तहत बना था। क्या? यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे तो अगली चौथी संधि है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैस्ट्रिच संधि। बहुत महत्वपूर्ण संधि है मैस्ट्रिच संधि या मास्ट्रिच संधि जिसे हम बोलते हैं। नीदरलैंड कहां है? ये नीदरलैंड। मास्ट्रिच संधि या मैस्ट्रिच संधि है नीदरलैंड। 7 फरवरी 1992 को हुई तथा 1 नवंबर 1993 में लागू हुई। मैस्ट्रिच संधि 7 फरवरी 1992 को हुई तथा 1 नवंबर 1993 में लागू हुई। राजनीतिक व मौद्रिक एकता संधि है। कैसी? ये राजनीतिक व मौद्रिक एकता संधि है। तात्कालिक 12 सदस्यों के बीच ये हुई थी। इसके द्वारा शीत युद्धोत्तर काल यानी शीत युद्ध की समाप्ति के बाद, यानी रूस का सोवियत संघ का विघटन हो गया था, 15 टुकड़ों में बट गया था सोवियत संघ, है ना, रूस व अन्य 14 टुकड़े, है ना। तो इसके द्वारा शीत युद्धोत्तर काल में ईईसी का पुनर्गठन हुआ, यानी ईईसी अब क्या बन गया? ईयू बन गया। ईईसी क्या बन गया? ईयू बन गया। ठीक है, महत्वपूर्ण निर्णय क्या ले गए इसमें? समान मुद्रा व यूरोपियन केंद्रीय बैंक की स्थापना का निर्णय लिया गया। व साझा बाजार, आपस में साझा बाजार करेंगे, इसका निर्णय किया गया। एकल व साझी मुद्रा यूरो। एकल व साझी मुद्रा कौन सी? यूरो का चलन हुआ जो 1 जनवरी 2002 से चालू हो गया। 1 जनवरी 2002 से शुरू हो गया। ठीक है। तात्कालिक 15 में से 12 ने स्वीकारी यूरो मुद्रा। तात्कालिक 15 सदस्य में से 12 सदस्यों ने यूरो मुद्रा स्वीकार कर ली। ठीक है। यूरोपियन केंद्रीय बैंक की स्थापना हुई। यूरोपियन केंद्रीय बैंक की स्थापना कहां हुई थी? 1999 में हुई थी, फ्रैंकफर्ट जर्मनी में। फ्रैंकफर्ट क्या बोलते से? फ्रैंकफर्ट 1999 में बना, फ्रैंकफर्ट जर्मनी में। एकल संसद, एकल न्यायपालिका, एकल विदेश तथा एकल रक्षा नीति का निर्णय भी मैस्ट्रिच संधि में लिया गया। ईयू ने 1999 में मौद्रिक संघ स्थापित किया जो पूर्ण रूप से 2002 में अस्तित्व में आया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहले बता रखा मैंने कि ईयू ने 1999 में मौद्रिक संघ स्थापित किया जो पूर्ण रूप से 2002 में अस्तित्व में आया। ठीक है। अगली संधि है निस संधि जो फ्रांस में हुई थी 2000 के अंदर। 2000 बताती है, कुछ किताबें 2001 बताती है। निस संधि फ्रांस के अंदर हुई थी 2000 के अंदर। यूरोपीय मुद्रा संघ यूरो जोन की सदस्यता अनिवार्य से क्या कर दी गई? ऐच्छिक कर दी गई। पहले क्या बाध्य था कि सभी को यूरो मुद्रा अपनानी पड़ेगी ईयू के सदस्यों। फिर ईयू के बहुत सारे सदस्य नाराज हो गए तो फिर संधि हुई निस संधि 2000 के अंदर फ्रांस के अंदर। इसमें कहा गया कि ईयू यानी यूरोपियन मुद्रा संघ यानी यूरो जोन को आप अपनी स्वेच्छा से स्वीकार कर सकते हो। अगर आपकी इच्छा तो आप स्वीकार करो, वरना बाध्य नहीं है। यानी अनिवार्य से क्या कर दी? यूरो मुद्रा को ऐच्छिक कर दिया। आप अपना भी सकते हो और आप चाहो तो नहीं भी अपना सकते हो। तो यूरो जोन की सदस्यता को अनिवार्य से ऐच्छिक कर दिया गया। ठीक है। एथेंस संधि 2003 के अंदर, छठी संधि है एथेंस संधि 2003 के अंदर हुई थी। 10 पूर्वी यूरोपीय देशों को ईयू की सदस्यता दी गई। 10 पूर्वी यूरोपीय देशों को ईयू की सदस्यता दी गई। ठीक है। अगला 7वीं संधि, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रोम शिखर सम्मेलन 2004। रोम शिखर सम्मेलन 2004। पिछली सारी संधियों को मिलाकर एक समान संविधान निर्माण का निर्णय लिया गया, पर यह असफल रहा क्योंकि फ्रांस व नीदरलैंड में हुए जनमत संग्रह ने इसे ठुकरा दिया। वापस बोल रहा हूं, रोम शिखर सम्मेलन 2004, इसके अंदर क्या कहा गया कि पूरे ईयू का एक संविधान होना चाहिए। एक संविधान, सब चीजें एक है तो संविधान भी एक होना चाहिए। लेकिन इसमें रोम शिखर सम्मेलन 2004 के अंदर पिछली सारी संधियों को मिलाकर एक समान संविधान निर्माण का निर्णय लिया गया, पर असफल रहा क्योंकि फ्रांस व नीदरलैंड की जनता ने जनमत संग्रह में इसे ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि हमारा एक संविधान नहीं होना चाहिए। फ्रांस व नीदरलैंड की जनता ने जनमत संग्रह में एकल संविधान के निर्माण को ठुकरा दिया। ओके। अंतिम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट संधि है लिस्बन संधि 2007। लिस्बन संधि 2007 1 दिसंबर 2009 में लागू हुई। लिस्बन संधि 2007 कब लागू हुई? 1 दिसंबर 2009 में लागू हुई। लिस्बन संधि द्वारा 1957 की रोम संधि तथा 1993 की मैस्ट्रिच संधि जिसे बोलते हैं मास्ट्रिच संधि को मिला दिया गया। लिस्बन संधि 2007 द्वारा
1 दिसंबर 2009 को लागू हुई, और लिस्बन संधि द्वारा 1957 की रोम संधि, 1957 की रोम संधि और 1993 की मेस्ट्री संधि को मिला दिया गया। साझा संविधान सिरे न चढ़ने पर यह सुधार व एकता की नई संधि है। साझा संविधान सिरे न चढ़ा था, इसलिए यह सुधार व एकता की नई संधि थी, अंतिम संधि लिस्बन संधि। रिपीट करते हैं, पूरी ध्यान सुनना। चौथी संधि है मेस्ट्री संधि, नीदरलैंड के अंदर हुई थी, 7 फरवरी 1992, एनसीईआरटी की डेट है, एनसीईआरटी है ना, 7 फरवरी 1992 को हुई तथा 1 नवंबर 1993 में लागू हुई। राजनीतिक व मौद्रिक एकता संधि है जो तात्कालिक 12 सदस्यों के बीच हुई थी। इसके द्वारा शीत युद्धोत्तरकालीन यूएसएसआर के विघटन के बाद ईईसी का पुनर्गठन हुआ और ईईसी किसमें बदल गया, ईयू में बदल गया। ठीक है, महत्वपूर्ण निर्णय क्या लिए गए मेस्ट्री संधि के अंदर, समान मुद्रा व यूरोपियन केंद्रीय बैंक की स्थापना का निर्णय व साझा बाजार का निर्णय लिया गया। एकल व साझी मुद्रा यूरो का चलन हुआ 1 जनवरी 2002 से। ठीक है, तात्कालिक 15 में से 12 ने यूरो मुद्रा स्वीकार कर ली। यूरोपियन केंद्रीय बैंक की स्थापना हुई 1999 में, कहां हुई, फ्रैंकफर्ट जर्मनी, फ्रैंकफर्ट जर्मनी में। एकल संसद, एकल न्यायपालिका, एकल विदेश तथा रक्षा नीति का निर्णय लिया गया। ईयू ने 1999 में मौद्रिक संघ स्थापित किया जो पूर्ण रूप से 2002 में अस्तित्व में आया। 5वीं संधि निस संधि, फ्रांस के 2000 के अंदर यूरोपीय मुद्रा संघ यूरो जोन की सदस्यता अनिवार्य से ऐच्छिक कर दी गई। ठीक है, एथेंस संधि 2003, 10 पूर्व यूरोपीय देशों को ईयू की सदस्यता दी गई। 7वीं संधि रोम शिखर सम्मेलन 2004, इंपोर्टेंट है। पिछली सारी संधियों को मिलाकर एक समान संविधान निर्माण का निर्णय लिया गया, पर असफल रहा क्योंकि फ्रांस व नीदरलैंडी जनता ने जनमत संग्रह में से ठुकरा दिया रोम शिखर सम्मेलन के अंदर। ठीक है, और लिस्बन संधि अंतिम संधि है 2007, लिस्बन संधि 2007 1 दिसंबर 2009 में लागू हुई। लिस्बन संधि द्वारा 1957 की रोम संधि व 1993 की मेस्ट्री संधि को मिला दिया गया और साझा संविधान सिरे न चढ़ने पर यह सुधार व एकता की नई संधि है। तो इस प्रकार यूरोपियन यूनियन का पहला पार्ट मैंने आपको करवा दिया। अब यूरोपियन यूनियन के भाग हैं, कुल 8 भाग है, जैसे यूएन में 6 भाग है, वैसे 8 भाग है, वो 8 भागों और भारत व ईयू के संबंध हम अगले पार्ट में चर्चा करेंगे। तो आप कैसा लगा आप जरूर मुझे बताना। ठीक है, धन्यवाद।